सभी को नमस्कार। इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये इकोनॉमिक्स का पेपर रखा हुआ है और इस बार 4 कोड है। चारों कोडों के पर्सन सेम है, लगभग सेम है। ये हो सकता है कि किसी का पर्सन नंबर आगे पीछे हैं चारों कोड के, लेकिन बट पर्सन नहीं है तो पर्सनों के उत्तर अपने मिला लें तो सभी कोडों के हो जाएंगे। इसमें जो ये कोड है ए कोड का पर्सन लिया है, बट ए कोड से भी आप क्रमांक न देख करके बल्कि पर्सन देख करके अपना पर्सन का उत्तर का मिलान कर सकते हैं। हो सकता है पर्सन भी अलग हो और पर्सन का क्रमांक भी अलग हो, बट आपने पर्सन का आंसर मिला लेना है। तो यहाँ हम पहले पर्सन देख रहे हैं जो ए कोड में है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र है? तो ये वस्तु कीमत निर्धारण इसमें सही उत्तर दिया गया है जो इसमें मार्क किया हुआ है। इसके बाद आप चलते हैं 2 में। प्रश्न सीमांत उपयोगिता क्या है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, ये सभी हो सकती है, इसलिए उत्तर डी दिया हुआ है। इसके बाद आप समीकरण चुने। समीकरण देखनी है, ये समीकरण गलत है, बी भी गलत है, सी समीकरण बिल्कुल ठीक है। या मार्जिनल रेवेन्यू की है, ठीक है, डेल्टा टोटल रेवेन्यू बटे डेल्टा क्वांटिटी, और डी आपका गलत है। इस पर इसका उत्तर सी होता है। इसके बाद आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4, समप्रच्छेद बिंदु। समप्रच्छेद बिंदु पर लाभ हानि जहाँ पर दोनों बराबर होते हैं, ना लाभ होता है ना हानि होती है, इसलिए ए उत्तर ठीक है। वो धनात्मक ऋणात्मक कोई, ये सारे 3 उत्तर गलत है। इसके बाद आप चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। संतुलित बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ दोनों के दोनों बराबर होते हैं, नहीं कोई कम ज़्यादा होती है ना आगे पीछे कोई, ये बाकी सारे आंसर गलत हैं। तो आपका बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन। इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियंत्रण सरकार का होता है, बाजार शक्तियों का? देखो सरकार का नहीं होता, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं, इसीलिए स्वतंत्र नाम है उसका। तो इसमें बाजार शक्तियों का नियंत्रण होता है, इसलिए उत्तर हमारा ये ठीक रहेगा। इससे अगला, यदि पूर्ति की लॉस 1 से अधिक हो तो वो लॉसदार होती है, क्योंकि इलास्टिसिटी यदि इकाई से अधिक है तो लॉसदार है, और इकाई से अधिक है या 1 से अधिक कह दिया तो इसने ज़्यादा है तो लॉसदार वस्तु है वो। एम आर धनात्मक होता है तो बढ़ती दर से बढ़ता है, ये इसका उत्तर ठीक रहेगा आपका, देखा आपने। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। इसमें आपने देखना है बजट रेखा के बाहर कोई बिंदु इस तरह पे संयोग प्रकट नहीं करता। तो इसके बाहर कोई बिंदु है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो बाहर का बिंदु होता है इसका वो कोई, ये आपका ठीक है। और दूसरा, संतुलित स्थिति में दृष्टा वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये भी ठीक है, बट पहले और दूसरे का कोई लेना आर है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर भी ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न नंबर पर। प्रश्न नंबर 10 है, उसका आपका पूर्ति मांग वक्र की मात्रा समरूप धारणाएं हैं। ये दोनों अलग अलग धारणाएं होती है, इसलिए आपका गलत है। दूसरा है आपका बाजार पूर्ति उद्योग की पूर्ति, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका डी उत्तर से ही बैठता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। सीमांत आगम से क्या अभिप्राय है? आगम करने का सूत्र क्या है? वस्तु की कम या अधिक इकाई की बिक्री से जो कुल आगम में परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। और सीमांत आगम का अर्थ करने के 2 सूत्र हैं, एम आर बराबर डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू, या दूसरा सूत्र है एम आर बराबर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, यानी जो इकाई जिस इकाई का हम ले रहे हैं उस पिछली इकाई को उसमें से घटा दें तो हमारा एम आर आ जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ पैमाने के प्रतिफल के कारक के पैमाने और प्रतिफल के 3 अंतर बताने थे। यहाँ बड़ा इजी प्रश्न था ये, उसके अथवा में था पिछले वाले प्रश्न के। कारक के प्रतिफल है वो किसी एक कारक में परिवर्तन होता है, पैमाने में सभी कारकों में परिवर्तन होता है। कारक में अल्पकाल में होता है और पैमाने के दीर्घकाल में होता है। कारक के प्रतिफल है वे कम समय में होते हैं और दीर्घकाल के लॉन्ग टर्म में होते हैं। इसमें सारे के सारे पैमाने में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि कारक में कोई एक साधन परिवर्तनशील होता है, बाकी स्थिर होते हैं। ये उद्योग, इसमें पैमाने के प्रतिफल में और दोनों में ये अंतर थे। इसके बाद है मांग के स्थिराने पर पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की कीमत संतुलन के प्रभाव को हमने दिखाया है कि संतुलन ई एस पे है, दोनों एस एस पे और डी है।
और डी हमारी कहता है कि मांग स्थिर रहती है। तो पूर्ति यदि SS 1 हो जाती है, हमारी SS 1 हो जाती है तो हमारी मात्रा Q1 और कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि हमारी SS 2 हो जाती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है बट प्राइस कम हो जाती है। ये परिवर्तन इसका सचित्र दिखाया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समय भाव के कारण हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। आर्थिक समस्या क्या है, इसके उत्पन्न होने के आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या ये है कि किस बात का कितना और किस प्रकार से और किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्योंकि सीमित साधन है ना और आवश्यकताएं असीमित होती हैं। इसलिए आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या ये होती है कि किस वस्तु का कितनी मात्रा में किस प्रकार और किसके लिए किया जाए। इसके होने के कारण क्या सीमित साधन है, साधन सीमित होते हैं और ज़्यादा मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, और फिर दूसरा साधनों में वैकल्पिक उपयोग होते हैं। इन कारणों से ये समस्याएँ पैदा होती हैं, आर्थिक समस्या पैदा होती है। इसके बाद जो आपका अगला सवाल है उसको और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आपने दिया है, देखिए बहुत ईजी सवाल था। पहले आपने FC निकाल लेनी है। यहाँ FC नहीं पूछे, एवरेज फिक्स को एवरेज पूछिए तो उसका फिर एवरेज निकाल लेना है। पहले हमने FC निकाली है तो FC क्या आती है? फिक्स कॉस्ट होती है जो 0 पे होती है। 0 पे यहाँ 75 है तो हर बार 75 फिक्स कॉस्ट होती है, 75 ही रहेगी। एवरेज निकालेंगे तो हम 75 को 1 से डिवाइड करेंगे 75, 2 को करेंगे 37.5 और 3 को करेंगे 25 या 75। अब वेरिएबल यदि हम टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट हटा देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बचेगी, जो आई है आपकी 0, 20, 35, 80। तो ये आपको पता ही है कि 75 गया 0, 95 में से 75 गया 20, 110 माइनस 75 35 और 155 माइनस 75, तो ये आपका 80। इसका हम एवरेज निकालने तो वेरिएबल की तो हम डिवाइड करेंगे इसको, 0 को 0 से 0, 20 को 1 से 20, 35 को 2 से 17.5 और 80 को 3 से 26.66। ये आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था और अच्छे। पूर्ति में वृद्धि के क्या कारण है? पूर्ति में वृद्धि के निम्नलिखित कारण जो मैंने दर्शाए में इसमें लिखे हुए हैं। तकनीकी प्रगति होती है इसलिए वृद्धि होती है। तकनीकी प्रगति होने के कारण कीमतों में कमी के कारण पूर्ति ज़्यादा हो जाती है। उत्पादन लागत में कमी आने के कारण हो जाती है। उत्पादन लागत में जो साधन होते हैं उनकी कीमतों में कमी होने के कारण भी हो जाते हैं। प्रतियोगिता वस्तुओं की कीमत में भी कमी होने के कारण हो जाता है। फर्मों की संख्या यदि हो तो भी पूर्ति में वृद्धि हो सकती है। करों में कमी हो तो पूर्ति में वृद्धि हो सकती है। अनुदान यदि सरकार वृद्धि कर दे, सब्सिडीज वगैरह देनी शुरू कर दे तो भी हो सकती है। और फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो भी होती है। यानी बहुत से रीजन है, आप बहुत सारे लिख सकते हैं पूर्ति में वृद्धि के क्या कारण है। इसके बाद मांग का नियम क्या है और ऋणात्मक होने क्या कारण है। मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर कीमत का बढ़ना या कीमत कम होने पर मांग, दोनों चीज़ उल्टी सुलटी हैं देखना। अन्य बातें समान रहने पर यदि कीमत कम हो तो मांग का बढ़ना और कीमत बढ़ने पर मांग का कम होना मांग का नियम है। मांग या यूँ कह सकते हैं आप, मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर कीमत होने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। तो इसकी मांग वो क्या क्या है इसके निम्नलिखित कारण। नंबर 1 घटती सीमांत उपयोगिता, नंबर 2 आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतियोगिता समूह का आकार और विभिन्न उपयोग, ये है इसका। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी था क्वेश्चन। देखिए इसमें है, ये पूछा गया है, इसमें अभिप्राय है कि वस्तु 4 इकाई है 5 इकाई बढ़कर 10 इकाई हो जाती है। ये बिल्कुल रकम आप पढ़ सकते हैं आराम से इजी। तो इसमें यहाँ इन्होंने कुल व्यय विधि पूछी है। मैंने यहाँ पहले आपको क्वेश्चन करके दिखाया है, वो अनुपातिक विधि से करके दिखाया और रेड पेन से मैंने आपका जो रेड पेन में किया है वो कुल व्यय विधि से किया। आपने रेड पेन वाला करना है कुल व्यय विधि से। दूसरा यदि आप देख सकते हैं तो उसके लिए देख सकते हैं, मैंने ऊपर भी इसको हल किया है। P4 और प्राथमिक P1 है वो 4 है, P2 आपका 5 है, Q 20 है और Q1 आपका 10 है। इस पर टोटल निकाला और टोटल में से हमने देखा कि कौन घट रहा है कौन सा बढ़ रहा है। तो आप इनमें से एक घटती है एक बढ़ती है, दोनों समान चलते हैं तो इकाई से कम होता है। यदि एक बढ़ती है और एक घटती है तो में विपरीत साइड कुल व्यय कीमत में विपरीत संबंध होने पर इकाई से अधिक लॉस होती है। ठीक है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन किया, आसान था। 6 नंबर का इतना आसान प्रश्न, आप प्रश्न पूर्ति में कमी को दिखाया गया है। पहले पूर्ति कमी को दिखाया गया है। आपने पहले रेखा चित्र में देखी, यदि आपकी PP 3 है 3 2 है, यानी कीमत समान रहने पर भी कमी आ जाती है मात्रा में, तो पूर्ति में कमी है। या दूसरा ये कारण हो सकता है कि कीमत बढ़ने पर भी कीमत
पूर्ति में कोई कमी ना आए, जैसे कि रेखा चित्र में दिखाया हुआ है आपको। तो ये ऊपर था आपकी और नीचे आई है। इसके बाद जो दूसरा है आपका पूर्ति में वृद्धि कब होती है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब प्राइस सेम है बट फिर भी वृद्धि हो जाती है, या आपकी मात्रा सेम होने पर कीमत कम हो जाती है, तो इसका उल्टा हो जाता है, तो वहाँ वृद्धि होती है। ऊपर की तरफ जाता है डायग्राम, इसमें नीचे की तरफ आता है, इसमें ऊपर की तरफ जाता है डायग्राम। इसके बाद यदि संकुचन क्या होता है, पूर्ति, ये मैंने चित्र 3 के द्वारा दिखाया है, इसमें आप ध्यान से देखें। इसमें यदि पूर्ति ज़्यादा से कम होती है, तीर के निशान के जरिए दिखाया हुआ है, और 5-1 5-1, यदि आपकी प्राइस 5 है और मात्रा ही 5 है, प्राइस आपकी 1 हो जाती है और ये भी 1 हो जाता है, तो आपकी कम संकुचन हो गया है। इसके विपरीत यदि आपका मान लिया कीमत 1 है और इकाई की मांग 1 है और कीमत 5 हो जाती है और पूर्ति भी 5 हो जाती है, तो यहाँ पूर्ति वृद्धि हो गई है, जो विस्तार हो गया पूर्ति का। तो ये चारों के चारों चित्र हमने अलग अलग से दिखाए हुए हैं, इनको आप कर सकते हैं संक्षेप में और समय के अभाव में कम कर रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार से क्या प्राइस की विशेषताएं बताएं। जिस बाजार में अनेक प्रतियोगी हों और एक वस्तु न होकर के उसके अनेक क्रेता विक्रेता हों और उसकी प्रतियोगिता उसमें हो, प्रतियोगिता का अभाव नहीं है, तो यानी उसमें प्रतियोगी हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, फर्मों की संख्या अधिक है, क्रेताओं की संख्या अधिक है, विक्रेताओं की संख्या अधिक है, समरूप वस्तुएं होती हैं, पूर्ण ज्ञान होता है, स्वतंत्र प्रवेश छोड़ा जाता है, समान AR/MR होता है, ये इसकी विशेषता रहती है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पर। अगला आपका निश्चित वस्तु की अवधि में मापी जाने वाली मात्रा को प्रवाह कहते हैं। वस्तुओं स्टॉक नहीं है, निश्चित बिंदु पर मापे जाने वाले को स्टॉक कहते हैं, जबकि अवधि में मापे जाने वाले को प्रवाह कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19। प्रश्न 19, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय CSO लगाता है, इसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ इन्होंने सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन नाम से दिया है। भारत में ये आंकड़ों को इकट्ठे करता है, आंकड़े का अनुमान लगाता है राष्ट्रीय आय का। आगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, तो बाकी गलत है, ये आपका ठीक है। अगर सही सूत्र सुनिए, ये सूत्र है आपके, इनमें से आपका पहला सूत्र गलत है क्योंकि ये सूत्र आपका MPC का है। दूसरा सूत्र आपका लिख ही गलत रखा है, Y ऊपर नहीं होता C ऊपर होता है। तीसरा Y/C, ये भी गलत है। और चौथा D आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि कंजम्पशन बटे इनकम है जो आपको ऊपर दे रखे है, कंज्यूम ऊपर दे रखा है, इनकम नीचे दे रखी है। इसके बाद हम अगला 22वां क्वेश्चन है आपका, भुगतान के आर्थिक शुद्ध निम्न से कौन वर्ग में बटा जाता है। ये इसमें यहाँ व्यापार शेष की बात नहीं, भुगतान शेष में सभी मदें आती हैं, इसलिए हमारा D उत्तर ठीक है। इसके बाद गृहस्थ उपभोक्ताओं का उपभोग करता है, उत्पादन तो फर्में करती हैं या फैक्ट्रियाँ करती हैं, उत्पादन क्षेत्र करता है, तो इसका उत्तर हमारा उपभोग ठीक है। अगला कर सरकार को दिया जाने वाला कंपलसरी यानी अनिवार्य मद है, तो ये करना ही पड़ता है आदमी को जिसके ऊपर लगा दिया गया कर, तो उसको इसलिए ऐच्छिक नहीं है, अनिवार्य है। भारत में मुद्रा जारी करने का न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, ये हमारी करेंसी और इंडिया में होती है, ये लागू किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखिए, कारक एक अर्जित आय बिल्कुल ठीक है। घरेलू आय में विषय प्राप्त आय का शामिल नहीं होती यहाँ, इसलिए गलत है, तो हमारा उत्तर C बैठेगा। अभी कथन A सत्य है परंतु R असत्य है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन है, छात्रवृत्ति एक राशि है, बिल्कुल ठीक है। छात्रवृत्ति कारण की संपत्ति का निर्माण नहीं होता, ये भी ठीक है। और पहले की ये जो R है वो कथन की स्पष्टीकरण भी कर रहा है, इसलिए हमारा A उत्तर ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगला, ये आपको पूर्ण रोजगार अल्प रोजगार दोनों से हैं, दोनों का सचित्र बनाए हुए हैं। पूर्ण रोजगार में सबको काम होता है और पोषक वस्तुओं का पूर्ण उपयोग होता है, जैसे कि चित्र A में दिखाया गया यहाँ D में, जहाँ पर AD और AS काट रही है वहाँ पूर्ण रोजगार हुआ है। बल्कि दूसरे में यहाँ अपूर्ण रोजगार है, जहाँ पर संतुलन होने से पहले ही AD AS को काट गया, इसलिए
इसके बीच में अपूर्ण की व्यवस्था है। तो ये चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। आगे आप देख सकते हैं अगला उत्तर प्रश्न 100 यदि किसी अर्थ में बहुत आसान प्रश्न था और 6 नंबर का प्रश्न इजी था, सॉरी 3 नंबर का प्रश्न ही आप कर सकते हैं। देखिए इसमें इस अर्थव्यवस्था में एक फार्मूला लगाएगा, डेल्टा परिवर्तन इनकम परिवर्तन किसके बराबर होती है, ए गुणा डेल्टा आई, ए इक्वल टू के मल्टीप्लाई डेल्टा आई। यानी जो परिवर्तन अर्थव्यवस्था में आय में जो कितनी वृद्धि होगी या क्या परिवर्तन होगा वो डिपेंड करता है कि जो निवेश हो कितना उसका गुणक से है। तो यहाँ गुणक हमारा के है, तो हमारा डेल्टा आई से 100 करोड़ डेल्टा आई दिया हुआ है 100 करोड़, और के हमारा है 1/1 माइनस MPC। यहाँ 1 है 1/2 करे 2। ये मैंने हल करके दिखाया हुआ है आपको, इसको इस प्रकार समझ लेना, कर लेना। उसका व्यापार शेष और भुगतान शेष की 3 मदें। जो व्यापार शेष उसमें दृश्य मध्य शामिल होते हैं, जबकि भुगतान शेष में सभी मध्य शामिल होती हैं। व्यापार शेष संकुचित धारणा है, भुगतान शेष विस्तृत धारणा। संकुलित दोनों, इसमें व्यापार शेष दोनों हो सकता है, संतुलित भी असंतुलित भी, जबकि हमेशा संतुलित रहता है। पूंजीवादी के 4 लक्षण। निजी संपत्ति होती है, कीमत से अंतर डिपेंड करता है। कोई पूंजीवादी में कीमत वो निर्धारक भी होता है, कीमत स्वीकार की नहीं बल्कि कीमत स्वीकार की नहीं बल्कि कीमत निर्धारक होता है, कीमत बनाने वाला होता है। और उद्यम की स्वतंत्रता होती है, वो किस चीज़ का फैक्ट्री लगाए। प्रतियोगिता होती है और लाभ की प्रेरणा के लिए किया जाता है। न्यूनतम राजकोषीय नीति के उपाय अगला जो हमारा प्रश्न है, इसको ठीक करने सार्वजनिक निर्माण करके, सार्वजनिक कल्याण करके, सुरक्षा पर खर्च करके, अनुदान पर खर्च करके, कर लगा करके जो हमारी न्यून मांग है उसको बढ़ाया जा सकता है, या सार्वजनिक ऋण घाटे की वित्त व्यवस्था भी लागू करके न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है, एक कर में कमी करके। ये कुछ उपाय दिए मैं आपके कर लेना, थोड़ा जल्दबाजी करना में। दूसरे एक प्रश्न बीच में आप रहता है, अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर पता है। जो अंतिम वस्तुएं गृहस्थ के उपयोग होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं कच्चा माल के रूप में फैक्ट्रियों में काम की जाती है। उत्पादन की सीमा रेखा पार करी हो चुकी है अंतिम वस्तुएं, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं पुनः बिक्री के योग्य होती हैं। और ये कोई आगे अंतिम वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती, जबकि मध्य वस्तुओं में आगे मूल्य वृद्धि की संभावना है। और अंतिम वस्तुएं राष्ट्रीय आय में शामिल होती हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 32 से कर किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों में अंतर बताएं। कर एक ऐसा आवश्यक भुगतान होता है जो सरकार से मिलने वाले लाभ से इसका कोई संबंध नहीं है, अर्थात सभी को करना होता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर अंतिम भार करापात और कराघात एक ही पर होता है, जबकि प्रत्यक्ष कर में कर लगाए किसी पर जाता है, भुगतान किसी को करना पड़ता है। करों का टालना, जो प्रत्यक्ष कर उनको टाला नहीं जा सकता, अप्रत्यक्ष कर उनको कर दाता आगे जो अपना सामान है उसको आगे टाल देते हैं, दूसरे पर टाल दिया जाता है, ग्राहक पर टाल दिया जाता है। और प्रगति जो प्रत्यक्ष कर में प्रगतिशील है, जबकि अप्रत्यक्ष होता है वो प्रगतिशील नहीं प्रगामी है। राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि की व्याख्या। राष्ट्रीय में आय को जो मापते हैं हम उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है उस विधि की व्याख्या करनी है आपने। वैसे डिटेल से लिखना है प्रश्न में, यहाँ मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। कर्मचारियों पारिश्रमिक परिचालनाधिशेष स्वनियोजित मिश्रित आय इनको शामिल करना है, और इसमें यदि हम नफिया भी जोड़ देंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय बन जाएगी। यदि हम नफिया इसके बाद आपका जो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होने वाले मदें कौन कौन सी हैं, न होने वाली पर वस्तुओं को हम शामिल नहीं करते राष्ट्रीय आय में। वित्तीय सौदे, शेयर, बॉन्ड्स आदि क्रय विक्रय को भी शामिल नहीं करते। गैर कानूनी जुआ जावा आदि क्रियाओं को हम शामिल नहीं करते। काला धन को इसमें शामिल नहीं करते। पूंजीगत लाभ तथा प्रत्याशित लाभ उसको भी इसमें शामिल नहीं करते। उत्पादन कर, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, बेरोजगार, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, इन सभी मदों को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। इसके बाद 34वां प्रश्न है आपका, मुद्रा क्या है, इसके क्या विधान है। को मुद्रा एक ऐसी वस्तु के रूप में, मुद्रा की व्याख्या या मुद्रा का अर्थ एक ऐसी वस्तु के रूप में जाना जाता है जो सामान्य रूप से विनिमय के रूप में स्वीकार की जाती है और जिसका मापक और संचयन किया जा सकता है या जिस संचयन का कार्य भी कर सकती है। तो इसकी कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम है, ये मूल्य की इकाई है, इसका संगठन भुगतान का मान भी किया जाता है, मूल्य का संचय किया जा सकता है, मूल्य का हस्तांतरण किया, राष्ट्रीय आय का वितरण किया, पूंजी की तरलता भी वृद्धि किया जा सकती है।
और इसी के साथ आपका फिर लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक से आपका क्या अभिप्राय है? एक ऐसी संस्था जो देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करती है, संभालती है, उसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। इसके क्या कार्य हैं? बैंकों का बैंक है, नोट जारी करता है, सरकार का बैंक है, बैंकों का निरीक्षण करता है, अंतिम ऋण दाता है, साख मुद्रा का नियंत्रण करता है, आंकड़े इकट्ठे करता है, समाज शोधन के कार्य करते हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबी न करने के कारण मैं इसको संक्षेप में समापन कर रहा हूँ। हो सकता है ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो। थैंक यू, धन्यवाद।